कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से 60 एवं पुनः 1765 से 1767। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। वन्नी स्टार्ट, जिनका कार्यकाल 1760 से 1765 था, इन्हीं के कार्यकाल में बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई लड़ी गई। अन्य गवर्नर बरे लास्ट 1767 से 59, कार्टियर 1759 से 72 और वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 84। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी हुआ। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर बना। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत के नायब निज़ाम मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतें के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैव प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1791 में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इस समय कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल
गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायण की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ लायक का पुत्र राजा राजबल्लभ था। नोट: 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैक्सफरसन 1785 से 1786 ईस्वी इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्ति किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1786 से 1793 और दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, दूसरा कार्यकाल 1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ओरिजिनल नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे था। इसके समय में जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्ति की। कॉर्नवालिस ने 1793 में जॉर्ज बार्लो के तैयार किए गए प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ये कॉर्नवालिस कोड जॉर्ज बार्लो ने तैयार किया था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% अर्थात 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अर्थात 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस अर्थात नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर 1793 से 98। इसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अर्थात अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इसने सहायक संधि अर्थात सब्सिडी अलायंस की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे
प्रथम राज्यता हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर तमिलनाडु अक्टूबर 1799, अवध उत्तर प्रदेश 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। नोट: इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट: 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 द्वारा दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, 1806 में वेल्लोर के हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकैफ के द्वारा हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांगडुबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर के 47वें रेजिमेंट का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट: बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकॉले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीय को उत्तर
दायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकफ 1835 से 1836। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अर्थात लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगान तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन अर्थात स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। इसी के समय हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। नोट: रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इसमें अंग्रेज विजय हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिशु बालिका बलि पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को हो गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात चेनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1825 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज ही साम्राज्य के विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बागाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तहत अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों
कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत के में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, पीडीडी। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, अर्थात सिविल सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट का एक, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम हाईकोर्ट एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता अर्थात मास्टर इनएक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा।
इसने हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्लहारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। सेज नहर का फाउंडेशन है 1869 और इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून के में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायोनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नोट: 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया था। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर से 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। रिपन के द्वारा सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया
और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह का श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी हुआ और बर्मा का अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा दुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 में आया था और ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है 1894 से 1899। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अफीम आयोग 1893 में स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने के लिए स्थापित किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम अर्थात इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिंस स्टॉक मैनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रॉले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 अर्थात एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई।
लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण के शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 के में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल में 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की प्रायः कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिससे भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था 1807 से 1813 और यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मॉले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल है 1844 से 1848। यह है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता AC मजुमदार ने की थी, कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। सैडलर आयोग का गठन इसलिए किया गया टू स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी को जानने के लिए। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग ही एक ऐसा गवर्नर वाइसरॉय था जो कि यहूदी था, ज्यूइश फेथ का था। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जिसके नेता अली मुसलियार थे। 1925 में MN रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके नेता थे अबानी मुखर्जी और अहमद हसन। भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई।
1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार किए जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसरॉय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अतः अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 1943, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज़्ज़मा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, अगस्त रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है।
1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। वायसरॉय वेबल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा, अतः वेबल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन में के विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए।